बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये हमें बताते हैं कि अगर एक बॉडी है उसकी अपनी ख्वाहिश क्या है, क्या वो रेस्ट पर पड़ा रहना चाहती है, क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहती है, क्या वो मूव कंटिन्यूसली करते रहना चाहती है या नहीं करते रहना चाहती, यानी कि बॉडी की अपनी डिज़ायर क्या है उसके बारे में ये हमें बताते हैं। तो इज़ाक न्यूटन ये हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था और इसके जो लॉज हैं वो एम्पिरिकल लॉज हैं, यानी कि विच आर डिड्यूस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस किए गए हैं। और 1687 में इसकी इसने एक बुक लिखी प्रिंसिपिया के नाम से, उसमें ये सारे लॉज को इसने स्टेट किया है। ठीक है, प्रिंसिपिया एक बुक है और जिसमें इसने 1687 में ये सारे लॉज को स्टेट किया है। और वैलिड एट लो स्पीड ऑब्जेक्ट है, इसके जो लॉज ऑफ मोशन है ये लो स्पीड ऑब्जेक्ट पे वैलिड है, जिनका एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ये सारी बातें ना आपकी जो बुक का ये जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। ठीक है कि ये ऐसी हमारे पास बॉडीज़ पे वैलिड है जो बॉडीज़ लो स्पीड पे मूव कर रही हों, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम उनकी स्पीड को कंपेयर करें ना तो उससे वो बहुत ज़्यादा कम स्पीड के साथ वो मूव कर रही हों, तो उन पे ये वैलिड है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए जो है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हम यूज़ करते हैं, और जो हमें बताई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, लेकिन वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो शुरू करते हैं इसके लॉज, और सबसे पहला इसका लॉ कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। वैसे तो ये 9-10 में आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा पढ़ ले। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट पर ही रहेगी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। मसलन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, वो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं तो 10 दिनों बाद देखेंगे वो फिर भी टेबल पे होगी, 20 दिनों बाद देखेंगे फिर भी टेबल के ऊपर होगी, 100 दिनों के बाद देखेंगे फिर भी वो टेबल के ऊपर उसी तरह ही पड़ी होगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ना, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ला के उसको अपनी जगह से हिलाए ना। ठीक है, तो वो वहीं पर रेस्ट की हालत में पड़ी रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बुक चाहती है कि मैं रेस्ट में ही पड़ी रहूं। ठीक है, वो बुक क्या चाहती है कि मैं अगर रेस्ट में पड़ी हूं तो फिर रेस्ट में ही पड़ी रहूं और कोई मुझे दूसरी फोर्स आके छेड़े ना। ठीक है, तो अब बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एंड एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो ये हमें क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक और बात भी कहता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहूं और कोई मुझे रोके ना। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर मैं यहां से ना किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराऊं, लेकिन कोई फर्श की फ्रिक्शन ना हो, कोई भी किसी भी किस्म की फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो, तो वो पूरी जिंदगी मूव करता रहेगा और कभी भी रुकेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल को ना मैं इस तरह से मूव करा रहा हूं, अब बॉल क्या होगा? कुछ देर के बाद रुक जाएगा। अब वो कुछ देर के बाद क्यों रुका है? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स है, फर्श में क्या है? वो फ्रिक्शन की फोर्स है जिसकी वजह से वो बॉल रुक जाता है, यानी उस पर फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करती है। लेकिन कंसीडर करें अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो, तो बॉल को आप एक दफ़ा मूव कराएंगे वो पूरी ज़िंदगी मूव करता रहेगा, वो कभी भी नहीं रुकेगा।
तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो चाहती है कि मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहूं, और जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी और कभी भी रुकेगी नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब रुकेगी, ठीक है। यानी जब जैसे इस बॉल पे फ्रिक्शन की फोर्स लगी है तो रुकी है, अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो ये चलती रहे, ठीक है। इसी तरह अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या कर रही है, सन के गिर्द रिवॉल्व भी कर रही है और अपनी स्पिन मोशन भी कर रही है, ऐसा ही है ना। तो मुझे बताएं स्पेस में क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या कोई गैसेस वगैरह हैं? नहीं है। तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इस वजह से वो अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यूसली मूव करते जा रही है, कंटिन्यूसली मूव करते जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मैं मूव करती रहूं, लेकिन अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो रुक जाएगी। लेकिन क्योंकि स्पेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन की फोर्स है ही नहीं है, तो वो कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। तो यही हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो करती रहेगी अगर कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है, यानी कोई फ्रिक्शन की फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमें क्या कहता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं, इस वजह से बॉडीज रुक जाती है, अगर वो ना लगें तो बॉडीज चलती रहे, ठीक है। क्यों? बॉडी की ख्वाहिश है, बॉडी की ख्वाहिश है कि अगर वो चल रही है तो बस चलती रहे, कोई उसको रोके ना। और बॉडी की ख्वाहिश है कि अगर वो रेस्ट पर पड़ी है तो फिर रेस्ट पर ही पड़ी रहे और उसको कोई हिलाए ना। तो ये दोनों बॉडी की ख्वाहिशात हैं, ठीक है, जिसके बारे में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करता है। उसके बाद न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इनर्शिया क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। इनर्शिया होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है कि मेरी स्टेट ऑफ मोशन को कोई चेंज ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल इनर्शिया क्या है, अगर एक हमारे पास ना मैस है, ये हमारे पास छोटू सा मैस है, ये हमारे पास छोटू सा मैस है और ये चाहता है कि मेरी स्टेट ऑफ मोशन को कोई चेंज ना करे, मैं यहां पर पड़ा हूं तो पड़ा ही रहूं, ठीक है, और मेरी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना करे, यानी मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे ही पड़ा रहूं, ठीक है। तो अगर मुझे इसको यहां से मूव कराना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पे फोर्स लगाऊंगा। अब फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करना शुरू हो जाएगा, आगे मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आसानी से मूव करेगा? नहीं, अपनी मोशन के रेजिस्ट करेगा कि नहीं मैं रेस्ट पे हूँ, मैंने रेस्ट पे रहना है, नहीं मैं रेस्ट पे हूँ, मैंने रेस्ट पे रहना है। मैंने कहा ठहर तो मैं तेरा इलाज करता हूँ। तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, मैंने इसमें फोर्स लगाई, ये फिर भी अपनी मोशन को रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं मैंने रेस्ट पे रहना है। मैंने कहा नहीं तूने मूव करना है, मूव करना है, मूव करना है। मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये फिर से रेस्ट पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि मैं रेस्ट पर रहूँ और अपनी इसी स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने के लिए ये रेजिस्ट करता है मेरी अप्लाई फोर्स को, ठीक है। इसी चीज़ को एक और तरीके से समझाते हैं, फिर अच्छे समझ आएगी। अगर मैं एक बड़ा सा मैस ले लूँ, ये बड़ा सा मैस, ये बड़ा सा मैस, और उस पर फोर्स लगाऊँ, उस पर फोर्स लगाऊँ, मुझे बताएं कि किस पे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको मूव कराने के लिए, इस मैस को या इस मैस को? आप सब का आंसर होगा कि सर ये जो नीचे वाला मैस है ये ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 kg है और ये हमारे पास 10 kg है। अब 1 kg वाले को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या 10 kg वाले को? आप कहेंगे कि सर 10 kg वाले को। या मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि 1 kg वाले को मूव कराना मुश्किल है या 10 kg वाले को? आप कहेंगे 10 kg वाले को मूव कराना मुश्किल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास 10 kg वाला है ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है कि मुझे तुम यहाँ से हिला के दिखाओ। ये भी कह रहा है मुझे यहाँ से हिला के दिखाओ, ये भी कह रहा है मुझे यहाँ से हिला के दिखाओ। तो ये भी रेजिस्ट कर रहा है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, ये भी रेजिस्ट कर रहा है स्टेट ऑफ मोशन को, ये भी रेस्ट पे रहना चाहता है, ये भी रेस्ट पे रहना चाहता है। लेकिन कौन अपनी स्टेट ऑफ मोशन जो रेस्ट की स्टेट है इसको कौन ज़्यादा रेजिस्ट करेगा? भाई ये ज़्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। इसको मूव कराना आसान काम है, इसको मूव कराना मुश्किल है, इसको मूव कराना मुश्किल है। तो इसका फिर इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि ये अपनी मोशन को ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है और इसका इनर्शिया कम है, ठीक है। इसी तरह एक लास्ट एग्जांपल इसकी हम दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि एक साइकिल को धक्का लगा के मूव कराओ, ठीक है, और इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि एक ट्रक को धक्का लगा के मूव कराओ, तो भाई साइकिल को तो मैं बड़े मज़े से ऐसे मूव करा लूँगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी रेस्ट वाली जो स्टेट है उसको कम रेजिस्ट कर पा रही है। क्यों? बेचारी का मैस कम है, ठीक है। और ट्रक वो उसका मैस इतना ज़्यादा है,
अब उसको धक्का में लगा रहा हूँ, हो सकता है वो मुझसे मूव ही ना करे। अब जब वो मूव ही नहीं करेगा, इसका मतलब उसका मैस बहुत ज़्यादा है, वो अपनी ये जो रेस्ट स्टेट है इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है कि भाई मैं रेस्ट पे ही रहना चाहता हूँ, खबरदार मुझे किसी ने हाथ लगाया तो। लेकिन मैं क्या करूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, उसको मूव करा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मूव नहीं करा पा रहा। क्यों? वो अपनी रेस्ट स्टेट को ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है कि भाई खबरदार मुझे कोई रेस्ट से हटाए तो। साइकिल भी कह रही है खबरदार मुझे कोई रेस्ट से हटाए तो, लेकिन क्यों? बेचारी का इनर्शिया कम है, मैस कम है, तो मैं उसको मूव करा लूँगा क्योंकि वो रेजिस्ट कम कर पाएगी। ठीक है, यानी से हमें पता चला कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया तो बेसिकली ये मैस ही है। अगर मैस ज़्यादा होगा उसको मूव कराना मुश्किल होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा है। अगर मैस कम होगा उसको मूव कराना आसान काम है, उसका इनर्शिया कम है, अपनी मोशन को कम रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को। तो यानी कि हम फिर कह सकते हैं कि मैस इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। मैस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना मैस ज़्यादा उतना इनर्शिया ज़्यादा। अगर मैस कम है तो उस बॉडी का इनर्शिया कम है। लेकिन क्या सिर्फ रेस्ट पे हो तो इस तरह से है? नहीं। अगर बॉडी फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, और ये भी उसका क्या है? इनर्शिया है कि नहीं भाई मैं ऐसे बस मूव कर रही हूँ और बस वो आप मुझे मूव करते रहने दो, खबरदार मुझे किसी ने रोका तो। लेकिन अगर मैं ऐसे वो मूव करके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते आ रही है, मैंने उसको रोक दिया, इसका मतलब है मैंने उसको इनर्शिया को डिस्टर्ब कर दिया। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो चाहती है रेस्ट पे पड़ी रहो, उसको मुझे कोई हिलाए ना, ये उसका इनर्शिया है, अपनी मोशन स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट कर रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो चाहती है कि मूव करती रहूं और मुझे कोई रोके ना, तो ये भी क्या है? इनर्शिया है। मैंने कहा है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो चाहे वो मोशन की स्टेट हो, उसको वो बदलना नहीं चाहती। रेस्ट की स्टेट बदलना नहीं चाहेगी, मोशन वाली स्टेट उसको बदलना नहीं चाहेगी। अगर वो मूव कर रही है तो वो नहीं चाहेगी कि मुझे कोई रोके। क्यों? इस मोशन को वो बदलना नहीं चाह रही। तो अब ये भी मैस पे अब डिपेंड करती है। वहां से एक साइकिल मूव करती हुई आ रही है और वो चाहती है कि मैं मूव करती रहूं, मुझे कोई रोके ना, ये उसका इनर्शिया है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे रोक दूं, इसका मतलब मैंने उसको इनर्शिया को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, अब उसका मैस कम है। इसी तरह वहां से एक ट्रक आ रहा है उसी स्पीड के साथ, अब मुझे कोई कहता है इसको रोको, अब ट्रक का मैस इतना बड़ा है, उसका इनर्शिया इतना ज़्यादा है, उसको रोकना मुश्किल काम है। वो अपनी इस स्टेट ऑफ मोशन को, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको ज़्यादा वो रेजिस्ट कर सकता है कि मुझे कोई भी ना रोके। ठीक है ना। अब मैं अगर इसको ऐसे रोकना चाहूँ तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, हो सकता है मेरे, अल्लाह माफ़ करे, मेरे ऊपर से गुजर जाए। तो इसका मतलब ये उसका मैस ज़्यादा, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार ज़्यादा रख सकता है, ये यानी उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ओके हो गया? तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कि स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार कौन ज़्यादा रखता है? भाई मैस पर डिपेंड, मैस ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, मैस कम ज़्यादा। मैस ज़्यादा है, उसको मूव कराना भी मुश्किल काम है, इनर्शिया ज़्यादा है। अगर ये एक दफ़ा मूव कर गया, ट्रक एक दफ़ा मूव कर गया, तो भाई फिर इसको रोकना भी मुश्किल काम है, ये भी इनर्शिया है। ठीक है, क्यों? मैस ज़्यादा है, ज़्यादा वाले मैस को रोकना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये इनर्शिया आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये सारी इनर्शिया की कहानियाँ करने के बाद हमारे पास आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि जितना आप किसी बॉडी के ऊपर, ये मैस m है, जितना आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे उतना उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। मसलन फॉर एग्जांपल एक गाड़ी यहाँ पर जा रही है तो उसका इंजन किधर फोर्स लगा रहा है? आगे की तरफ, कि चल आगे मूव कर, आगे मूव कर। अब मैं एक्सेलरेटर को दबाता हूँ, रेस उसको देता हूँ, तो गाड़ी और स्पीड मारेगी, यानी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। अब मैं ओवर एक्सेलरेशन देता हूँ, यानी इंजन और ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, गाड़ी और ज़्यादा स्पीड मारेगी, एक्सेलरेशन और ज़्यादा। यानी जितनी फोर्स आप लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा। इसी तरह इस मैस पे मैं ऐसे कम फोर्स लगा रहा हूँ तो कम वेलोसिटी में चेंज आएगा, मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा। यानी कि फोर्स लगाने से क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है। और हम कहते हैं कि जितनी फोर्स हम इस पे लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा उतनी फोर्स ज़्यादा। या हम कहते हैं कि जितनी फोर्स ज़्यादा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा, जितनी फोर्स ज़्यादा हम लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी। यानी अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं तो उस पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी।
ओके हो गया। नेक्स्ट न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि इसमें वो क्या कहता है, इसमें कहता है कि अगर हमारे पास एक छोटा सा मैस है, अगर ये हमारे पास एक बड़ा सा मैस है, लेकिन हम दोनों पे फोर्स एक जैसी अगर लगाएं, याद रखना मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, इस पे कम फोर्स लगा रहा हूं, दोनों पे मैं एक जैसी फोर्स लगा रहा हूं, फ्रिक्शन को मैं निगलेक्ट कर रहा हूं, दोनों पे एक जैसी फोर्स लगा रहा हूं, फ्रिक्शन पे निगलेक्ट कर रहा हूं। बताएं सबसे ज्यादा कौन स्पीड से मूव करेगा, सबसे ज्यादा मूव करना आसान किसको होगा? भाई ये जो छोटू सा मैस है ना, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ना, ये ऐसे स्पीड से आगे आगे जाएगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब ये जो बड़ा सा मैस है, मैं फोर्स को चेंज नहीं कर रहा, मैं फोर्स उतनी ही लगा रहा हूं जितनी इस पे लगा रहा हूं। अब ये बेचारा आराम आराम से मैं इसको लेके आगे जा सकता हूं, यानी इसकी वेलोसिटी में कम चेंज आ रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कम है। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे एक साइकिल है और एक ट्रक है, मैं दोनों पे एक जैसी फोर्स लगा रहा हूं। अब ट्रक पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, बेचारा आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको मूव करा पाऊंगा, लेकिन उतनी फोर्स अगर मैं साइकिल पे लगा रहा हूं, मैस उसका कम है, तो वो ये स्पीड से जाएगी। यानी कि मैस कम हो तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, मैस कम हो तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, मैस ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, इसको मूव कराना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो मैं फिर लिख सकता हूँ कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मैस के, या मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इधर आ जाएगा एम ए। ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। यही हमारे पास क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स की यूनिट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। The magnitude of acceleration is directly proportional to applied force and inversely proportional to its mass। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मजे का। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एक दो एग्जांपल देंगे, वैसे तो बहुत सारी इसकी एग्जांपल है। मान लें कि ये हमारे पास है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ पे फॉर एग्जांपल आप ये खड़े हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं, अर्थ पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो उतनी ही फोर्स अर्थ आप पे अपवर्ड लगाएगी। जितनी फोर्स आप अर्थ पे डाउनवर्ड वेट की फोर्स लगा रहे हैं, उतनी ही फोर्स नॉर्मल की फोर्स अर्थ आप पे ऊपर की तरफ लगाएगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। अब ये जितनी मैं फोर्स अर्थ पे लगा रहा हूं, उतनी अर्थ फोर्स मुझ पे लगा रही है। तो एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा हूं, अर्थ फोर्स अपवर्ड लगा रही है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल है, ये एक मजे वाली एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक दीवार है, ये मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और मैं दीवार को ना एक थप्पड़ मारता हूं, मतलब ये बोर्ड है ना, मैं इसको थप्पड़ मारता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर एक्शन कर रहा हूं। जब मैं एक्शन कर रहा हूं तो क्या मेरे हाथ को फिर दर्द होगा? जब मैं इस बोर्ड पे ऐसे थप्पड़ मारूंगा, क्या मेरे हाथ को दर्द होगा? होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं बोर्ड को थप्पड़ मार रहा हूं, यानी दीवार को थप्पड़ मार रहा हूं, तो ये मैं एक्शन कर रहा हूं, आगे से दीवार रिएक्शनल फोर्स लगाएगी मेरे हाथ के ऊपर, तो इस वजह से मेरे हाथ को दर्द होगा, मेरे हाथ को पेन फील होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल। जितना मैं इसको थप्पड़ मारूंगा, उतना ही दीवार आगे से मेरे हाथ को थप्पड़ मारेगी। तो एक्शन और रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मेरा एक्शन इधर है, दीवार का एक्शन, दीवार का रिएक्शन इस तरफ होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी इसमें मेन बात ये याद रखनी है कि दे नेवर एक्ट ऑन अ सेम बॉडी बट ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है ना, ये सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते, ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर मैं देखिए, मैं इसको ऐसे थप्पड़ मार रहा हूँ ना, तो मैं एक्शन कर रहा हूँ, और किस बॉडी पर कर रहा हूँ? इस पे कर रहा हूँ, दीवार पे कर रहा हूँ, दीवार पे मैं एक्शन कर रहा हूँ। आगे से दीवार रिएक्शन कर रही है मेरे हाथ के ऊपर, तो एक ही बॉडी पे थोड़ा एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है। क्या दीवार पे ही एक्शन हो रहा है? क्या दीवार पे ही रिएक्शन हो रहा है? नहीं,
भाई दीवार पे एक्शन हो रहा है और रिएक्शन मेरे हाथ पे हो रहा है, दीवार रिएक्शन मेरे हाथ पे कर रही है, तो एक्शन दीवार पे, रिएक्शन मेरे हाथ पे, इसका मतलब है कि दो डिफरेंट बॉडीज पे ये एक्ट करता है। तो दे नेवर एक्ट ऑन अ सेम बॉडी बट ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे अर्थ पे वेट की फोर्स लगा रहा हूँ ना, वेट की फोर्स डाउनवर्ड अर्थ पे लग रही है, तो मान लीजिए क्या है, एक्शन है, और किस पे हो रहा है, अर्थ पे हो रहा है। अब अर्थ पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी, नॉर्मल की फोर्स अपवर्ड है, तो ये रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड है, ये किस पे लग रही है, ये मेरे पे लग रही है। एक्शन की फोर्स फॉर एग्जांपल अर्थ पे लग रही है, रिएक्शन की फोर्स मेरे पे लग रही है, तो हम दोनों अलग अलग बॉडीज नहीं है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। सेम बॉडी पे कभी भी एक्शन और रिएक्शन इकट्ठा नहीं लगेगा, ये चीज याद रखनी है। तो ये थे हमारे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।